हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े थे, फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़े थे, फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है, नेसेसरी इविल क्यों है, ये भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हेडिंग डाला। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या डला है, चलिए देखते हैं। सपोज करो कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इधर फोर्स लग रहा है उसके ऊपर कोई F रखा हुआ है किसी फ्लोर के ऊपर, तो नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा। इधर चल रहा है तो इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं और यहां से देखूं, इसको मैं R लिख लूं, R। तो वेक्टर याद है आपको? वेक्टर याद है कि दो फोर्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सॉरी एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। बीच में क्या आता है उनका? रिजल्टेंट आता है, इसलिए मैंने उसको R लिया है। यानी कि R इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात तो कहीं नहीं हुई। बताता हूं, ये एंगल है, इसको थीटा ले लिया हमने। एंगल मेड बाय आर with the normal force is called angle of friction। यानी कि बच्चों, जो फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ये दो कांटेक्ट फोर्स है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा थीटा, उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स विद द नॉर्मल फोर्स। ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। बच्चों, यहां ध्यान से एक चीज देखो, आपको समझ में आएगी एक चीज। क्या? कि फ्रिक्शन, अब तक हमने क्या देखा था? फ्रिक्शन की डेफिनेशन जो हमने लिखी थी वो ये लिखी थी कि एक ऐसा फोर्स जो डेवलप होता है अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। ठीक है, मतलब अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। लिखा था ना? अगर नहीं देखा है ना लेक्चर, तो पिछला लेक्चर जाके आप देख सकते हैं, उसमें सब कुछ पढ़ाया है मैंने। चलिए आगे चलते हैं। ये लेक्चर देखने का फायदा तभी है बच्चों जब आपने इससे पहले वाला फ्रिक्शन का लेक्चर मेरा देखा हुआ हो। चलिए आगे चलते हैं। यहां से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? जब कोई एक वेक्टर होता है ए, उसको हम दो जगह बांटते हैं। इधर आ जाता है आपका ए कॉस थीटा, इधर आ जाता है आपका ए साइन थीटा। तो हम ए कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए। जरा ये कॉन्सेप्ट यहां लगाओ। फ्रिक्शन की एक डेफिनेशन क्या है? फ्रिक्शन इज हॉरिजॉन्टल
component of resultant component of contact force। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे हम यहां पर, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बारी, नोट कर लिया। अगर आपने नोट नहीं करा है तो रिवाइंड करके वीडियो को इससे पहले वाली बातें भी नोट कर लीजिए और ये वाली बातें भी नोट कर लीजिए, इसको फिर मैं रब कर दूंगा। तो अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा दिया मैंने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोबारा रिवाइज कराता हूं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल है जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ बनाता है वर्टिकल से, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, नॉर्मल इस डायरेक्शन में, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब बात आती है एंगल ऑफ रिपोज की। एंगल ऑफ रिपोज, सपोज करो कि एक वेज है जिसका जो थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, ठीक है, एम मास का ब्लॉक है। इमेजिन करो ये थीटा एंगल कुछ ऐसा एंगल है जिसपे ब्लॉक इज एट जस्ट अबाउट टू स्लाइड। चलो मैं डेफिनेशन बाय डेफिनेशन बताता हूं। एंगल एट विच block is just about to slide or the maximum angle at which block is in state of rest, यानी कि एक ऐसा एंगल जिस पे ब्लॉक जो है जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, यानी कि बस स्लाइड करने ही वाला हो। सपोज करो ये एक वेज है, ये इसके ऊपर ब्लॉक मैंने रख दिया, अब मैं इसको बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा। अब ये इस समय मुझे फील हो रहा है कि इससे ऊपर अगर मैंने हाथ उठाया अपना तो ये स्लाइड कर जाएगा, यानी कि ये एंगल ऑफ रिपोज है इसके लिए। ये देखो, ये करा और ये स्लाइड, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगल एट विच ब्लॉक इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि इस जगह पे रेस्ट पे रहेगा मैक्सिमम एंगल, जो ये ब्लॉक यहां पे इक्विलिब्रियम पे रेस्ट पे रहे, उसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन, एंगल एट विच ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, यानी कि बस मोशन होने ही वाला है, ऐसे एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, नीचे तो mg लग रहा होगा, तो इधर क्या लगेगा, mg cos थीटा। अच्छा ये एंगल ऑफ रिपोज के टाइम पे इसको मैं थीटा r लिख सकता हूं, थीटा r इज रिपोज एंगल, तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, तो इसके जो मूवमेंट के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, अब इसके कारण तो मूव नहीं करेगा, इसके कारण मूव नहीं करेगा, इसके कारण मूव नहीं करेगा, मूव ये करेगा mg sin थीटा r, यानी कि mg sin थीटा r वो फोर्स है जो इस ब्लॉक की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा जस्ट अबाउट टू स्लाइड है आपका ब्लॉक। स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स जो कि यहां पे mg sin थीटा r है, उसके बढ़ते बढ़ते उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक वो लिमिटिंग वैल्यू पे ना आ जाए। लिमिटिंग वैल्यू यानी कि जस्ट अबाउट टू, जब मूवमेंट होने वाला होता है उस टाइम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है बॉडी के ऊपर, यानी कि जब ये चलने वाला है
तो इस डायरेक्शन में F लिमिटिंग लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा r इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू n। n की वैल्यू मैं यहां से उठा लूं अगर, तो म्यू एम जी कॉस थीटा आर ये इक्वल है हमारे एम जी साइन थीटा आर के। एम जी से एम जी कट गया, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया टेन थीटा आर इज इक्वल्स टू म्यू। टेन थीटा आर इज इक्वल्स टू म्यू। अच्छा, ये म्यू जो है ये स्टैटिक वाला है, म्यू एस है। और ये बात सरासर गलत है कि म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक इक्वल होते हैं, हमेशा दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन आइडियल केस में मैं बात कर रहा हूं। इन जनरल हमारे सिलेबस में स्कूल लेवल पे 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे बस आपको एक म्यू चाहिए होगा, उससे आप थ्रू आउट द न्यूमेरिकल उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आइडियली अगर आप कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फंस जाओ और वहां पे ऑप्शन ये आया हुआ हो म्यू एस इज इक्वल्स टू म्यू के, तो ये सरासर गलत बात है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो सकता। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के हमेशा इक्वल हो नहीं सकता। बाय चांस की बात रेयर केस में हो जाए, लेकिन इन जनरल होता नहीं है। लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हम एक म्यू निकाल लेते हैं। यहां से हम क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं? यहां से हम ये कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि जो tan कंपोनेंट होता है म्यू थीटा आर का, जो थीटा आर का tan कंपोनेंट है, अगर हम वो फाइंड आउट कर लें तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा बिटवीन वेज एंड ब्लॉक। जो वेज का सरफेस है और जो ब्लॉक का सरफेस है, उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए, अब से मैं इसको सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलूंगा ताकि आप लोग सही अच्छे से समझ जाओ। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो हम tan कंपोनेंट निकाल देंगे एंगल ऑफ रिपोज का। 90% न्यूमेरिकल इस तरह होते हैं कि आपको एंगल ऑफ रिपोज दे देगा वो क्वेश्चन में, उसके बाद आपसे पूछेगा कि अगर एंगल ऑफ रिपोज इतना है और मैं बाद में एंगल को इतना बढ़ा दूं तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। आपको वही सेकंड लॉ में बड़ा माइनस छोटा इन डायरेक्शन ऑफ बड़ा करके आंसर निकालना होगा और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप tan थीटा आर से निकाल दोगे। इस तरह के न्यूमेरिकल स्कूल लेवल पे बनते हैं इसके फ्रिक्शन के, वो हम अभी बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप ये नोट कर लो। अब हम एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, और स्कूल के टीचर्स को काफ़ी पसंद होता है पूछना। इसका जो बेसिक सब्जेक्ट है वो ये है, पुश वर्सेस पुल। मैं पुश वर्सेस पुल सिर्फ लिख के इसलिए समझा रहा हूँ आपको, एक नॉर्मल बॉडी के ऊपर मैं आपको समझा दूंगा ये सब, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पूछते हैं कि रोलर को धक्का देना उसको खींचने से टफ क्यों होता है। यानी कि इट इज़ ईजियर to pull a roller rather than pushing it. It is easier to pull a block rather than pushing it. कुछ भी बना के दे सकते हैं। तो मैं पुश और पुल का केस लूंगा। अब मैं यहां पे एक ड्रॉ करता हूं बॉडी, जिसका मास है कैपिटल M, ठीक है। इधर हम लेंगे पुश का केस, इधर मैं लेता हूं पुल का केस। पहले पुश ले। पुश में क्या होगा, सब इस एंगल पे फोर्स लगाया आपने, ऐसे की चीज को धक्का दिया और की चीज को ऐसे खींचा, ऐसे और ऐसे धक्का दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, देखो ये फोर्स यहां पे लग रहा है, और ज्यादातर ये क्वेश्चन जो आता है ना वो रोलर के केस में ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि अगर वो ब्लॉक के केस में पूछ लेगा तो बच्चे फट से बोलते हैं सर ऐसे भी तो लगा सकते थे फोर्स, लेकिन रोलर में ऐसा नहीं होता। लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। इमेजिन कर लो कि ये रोलर है M मास का,
तो रोलर में तो चलाते ऐसे ही हो ना, कहीं पर रोलर चलाना हो, जो पिच क्यूरेटर चलवाते हैं अपने लड़कों से ऐसे करके, तो आपने फोर्स कुछ ऐसे लगाया, तो दो कंपोनेंट बनेंगे इसके, एक तो ये बनेगा F cos थीटा, एक ये बनेगा F sin थीटा। अच्छा बात बताओ, इसको मैं, ये नीचे की तरफ है तो यहां लिख सकता हूं F sin थीटा, और नीचे की तरफ इसका mg भी लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल लग रहा होगा। ये पूरा इसकी रूपरेखा हो गई। अब जरा आ जाओ, इसका मोशन कौन रिस्पॉन्सिबल है? F cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है, दोनों केस में F cos थीटा रहेगा। जरा फ्रिक्शन पे आ जाओ, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है। अब जरा यहां से एन देखो, एन किसके इक्वल है? mg प्लस F साइन थीटा के, थीटा ये एंगल है, ठीक है, mg प्लस F साइन थीटा के इक्वल है। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होता है ना, एन की वैल्यू mg के इक्वल होती है, लेकिन एक और फोर्स नीचे लग रहा है F साइन थीटा करके, तो mg प्लस F साइन थीटा हो गई। तो फ्रिक्शन पुश के केस में क्या हुआ? म्यू इंटू mg प्लस F साइन थीटा, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब बारी आती है पुल की। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इधर क्या लगेगा? इसको अलग कर दो, इधर लगेगा आपका F cos थीटा और इधर लगेगा आपका F sin थीटा। यहां से देखो, उधर पुश वाले केस में भी F cos थीटा इस डायरेक्शन में था, पुल वाले केस में भी इस डायरेक्शन में है, तो F cos थीटा में कोई भी चेंज नहीं हुआ। चेंज किस में हुआ है? F sin थीटा की डायरेक्शन में। अब जरा वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करें अगर, तो इक्वेशन कुछ नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? एक तो नॉर्मल, एक लग रहा है F sin थीटा। यहां से नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई? mg माइनस F sin थीटा। ये मैं नॉर्मल परपेंडिकुलर वाली की बात नहीं कर रहा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसको नॉर्मल रिएक्शन को मैं नॉर्मल बोल रहा हूं शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होगा पुल के केस में? म्यू एन, दैट विल बी म्यू इंटू mg माइनस F साइन थीटा, इक्वेशन 2। अब जरा 1-2 को कंपेयर करो, कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा है? एकदम पता लग रहा है यार कि पुश का फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इन पुश इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन इन पुल। अब जब फ्रिक्शन पुश में ज्यादा है तो जान ज्यादा किस में लगेगी? पुश में। और फ्रिक्शन पुल में कम है तो जान कम किस में लगेगी? कंपैरेटिवली पुल में। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया, दैट इंप्लाइज, ये थ्योरी में लिखना पड़ता है, इट इज इजी टू पुल अ रोलर देन टू पुश इट। ठीक है, नोट कर लो इसको।